हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ये चैप्टर आपकी क्लास 11 की जो भूगोल की किताब है, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस किताब का ये चैप्टर नंबर 4 है। और इससे पहले मैंने तीसरा चैप्टर भी पढ़ाया है, जिसका नाम था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उस चैप्टर की 3 वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियो को देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, महासागर और महाद्वीपों का वितरण। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे टॉपिक का नाम क्या है, चैप्टर का नाम महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। अब इस चैप्टर के नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि बेसिकली इस चैप्टर में हम महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महासागर कितने हैं, महाद्वीप कितने हैं, ये चीज़ हम जानते हैं, पहले की क्लास में हमें बताई जा चुकी हैं ये चीज़ें। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर में हम कुछ और नई चीज़ें जानेंगे, महासागरों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट हमारे पास है कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सभी जानते हैं कि 29% भाग पर तो महाद्वीप है पृथ्वी के, और बाकी का जो 71% भाग है उस पर महासागर फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे पॉइंट दे रखा है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति जैसी आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा ऐसी नहीं रही। यानी कि आज हम मैप में, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखो, जिसमें सारे महाद्वीप आपको दिखते हैं, सारे महासागर आपको दिखते हैं, उस वर्ल्ड मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें हमें अफ्रीका भी दिखता है, अमेरिका भी दिखता है, ऑस्ट्रेलिया भी दिखता है, यूरोप भी दिखता है, एशिया भी दिखता है। लेकिन ये लाइन हमें बता रही है कि ये जो आज हम महाद्वीप देख रहे हैं, महासागर देख रहे हैं, ये पहले नहीं थे। यानी ना तो पहले एशिया था, ना पहले यूरोप था, ना पहले अमेरिका अफ्रीका था। पहले कोई भी एक तरीके से महाद्वीप नहीं थे। यानी कि महाद्वीपों की उत्पत्ति बाद में हुई, पहले महाद्वीप नहीं थे। ठीक है, तो किस तरह उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, इसको हम समझेंगे आगे। तो पहला टॉपिक आपकी किताब में दे रखा है महाद्वीपीय प्रवाह। तो यहाँ पे जो लाइन हमें दे रखी है वो ये है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दक्षिण और उत्तर अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिक आज ये मानते हैं कि पहले क्या था कि दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, एशिया, ये सब जो है एक साथ मिले हुए थे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये महाद्वीप क्या थे, मिले हुए थे आपस में। और इसीलिए 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ओर्टेलियस ने सबसे पहले इस संभावना को व्यक्त किया था। यानी कि एक वैज्ञानिक थे अब्राहम ओर्टेलियस, उन्होंने 1596 में इस संभावना को व्यक्त किया। कौन सी संभावना? यही संभावना कि जो अमेरिका है, जो अफ्रीका है, यूरोप है और जो एशिया है, ये महाद्वीप आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए थे। ठीक है, बाद में ये जो है अलग हुए हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो ये टॉपिक है। देखिए, जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। ये टॉपिक, ये चीज़ जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका था, और जो है इसका मतलब क्या है, इसमें क्या चीज़ शामिल है। तो ये चीज़ें कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको समझ लेना। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या करा, एक अपना सिद्धांत प्रस्तुत करा। उनके सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है इन्होंने 1912 में पेश करा था, 1912 में प्रस्तावित करा था। अब ये सिद्धांत क्या कह रहा था? इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, ये कहता है कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। यानी कि
आज तो भूमि के टुकड़े कितने हैं, आज महाद्वीप कितने हैं, अफ्रीका भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, एशिया भी है, यूरोप भी है। लेकिन ये सिद्धांत हमें ये कह रहा है कि पहले जो है ये महाद्वीप नहीं थे। पहले क्या था, पहले सिर्फ एक ही महाद्वीप था, एक ही भूखंड था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि वैगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे। ठीक है, और ये एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। यानी कि उस टाइम पे एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। आज तो महासागरों के कई सारे नाम हैं, प्रशांत महासागर है, और भी महासागर हैं, लेकिन पहले सिर्फ एक ही महासागर था। तो सवाल ये पैदा होता है उस महाद्वीप का क्या नाम था और उस महासागर का क्या नाम था। तो इसी सिद्धांत में ये बात हमें आगे बताई गई है कि उस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया अल्फ्रेड वैगनर ने। ठीक है, पेंजिया का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, क्योंकि उस टाइम पे पूरा जो महाद्वीप थे सारे एक ही भूखंड का हिस्सा थे, इसलिए उसको संपूर्ण पृथ्वी का नाम दे दिया। इसी तरह इस विशाल महासागर को बोला जाता था पेंथालासा या पेंथालासा कहा गया। पेंथालासा का मतलब होता है जल ही जल। तो इसके वर्ड के अकॉर्डिंग जो इसको नाम दिया अल्फ्रेड वैगनर ने, बड़े भूखंड को दिया पेंजिया और जो पूरा महासागर था उसका नाम दे दिया पेंथालासा। ठीक है, आगे इसी सिद्धांत में अल्फ्रेड वैगनर जो है तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि लगभग 20 करोड़ साल पहले इस बड़े महाद्वीप में यानी पेंजिया में क्या होता है, विभाजन शुरू होता है। और ये पेंजिया, ये बड़ा महाद्वीप 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक टुकड़े को बोला जाता है लोरेशिया और एक टुकड़े को बोला जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि लोरेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं और आज के महाद्वीप बन जाते हैं। तो यानी ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, अल्फ्रेड वैगनर ने इस सिद्धांत के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करी है कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। आज के जो आज हम अफ्रीका देख रहे हैं, यूरोप देख रहे हैं, ये किस तरह बने, ये इसी अकॉर्डिंग बने। यानी कि पहले सिर्फ एक ही महाद्वीप था। ठीक है, उसका पेंजिया बोला गया, उसके टुकड़े हुए 2 भागों में, एक लोरेशिया और एक गोंडवाना लैंड, और फिर इन्हीं दोनों टुकड़ों के और टुकड़े हुए जिससे आज के महाद्वीप बने। ठीक है, तो ये फिलॉसफी, ये थ्योरी थी अल्फ्रेड वैगनर की। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक है हमारे पास महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। अब देखिए इस टॉपिक में यहाँ पे क्या बताया गया है। देखिए, जो अल्फ्रेड वैगनर थे उन्होंने तो अपना थ्योरी दे दी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, लेकिन जो वैज्ञानिक थे, दूसरे वैज्ञानिक, वो जो है अल्फ्रेड वैगनर से उन्होंने सबूत मांगे, प्रमाण मांगे इस सिद्धांत के। ठीक है, भाई वैज्ञानिकों ने कहा कि आप हमें सबूत दीजिए कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप। ठीक है, पहले पेंजिया था, इसका क्या सबूत है, पहले पेंथालासा था, इसका क्या सबूत है। ठीक है, तो इसका सबूत क्या है, सबूत मांगा वैज्ञानिकों ने अल्फ्रेड वैगनर से। तो अल्फ्रेड वैगनर ने कई सारे जो है प्रमाण दिए। जैसे पहला प्रमाण दिया महाद्वीपों में साम्य। ठीक है, अब ये पहला क्या है, महाद्वीपों में साम्य, इसमें यानी महाद्वीपों में समानता। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं। अगर आप मैप में दक्षिण अमेरिका को देखो और अफ्रीका को देखो तो दोनों ऐसा लगेगा जैसे मान लो कि ये जो है अगर इनको मिला दिया जाए तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, 1964 में एक बुलर्ड ने क्या करा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से एक अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया और तटों का ये साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब इसको एक डिवाइस के माध्यम से जोड़ा गया दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को, तो एकदम ये फिट बैठे। तो पहला सबूत तो अल्फ्रेड वैगनर ने क्या दिया, महाद्वीपों की जो सीमा है उनमें समानता। ठीक है, दूसरा प्रमाण क्या दिया अल्फ्रेड वैगनर ने, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। अब इसमें क्या बताया, देखिए एक हमारे पास विधि है, एक डिवाइस है जिसको बोला जाता है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि। और इस विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो चट्टानें होती हैं उनके समय को जान सकते हैं
कि वो कितनी समय पुरानी है। ये तो वही फैक्चुअल बात। यहाँ पे प्रमाण यही दे रखा है कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, यानी कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है जो आपस में मेल खाती है। क्या बोला कि भाई जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील हमारा कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है, और पश्चिम अफ्रीका हमारा अफ्रीका में है। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम अफ्रीका और जो ब्राज़ील है, दोनों जगह पे क्या है, 200 करोड़ साल पुरानी जो है चट्टानें पाई जाती हैं। 200 करोड़ साल पुरानी, यानी कि जो ब्राज़ील है वहाँ पे भी 200 करोड़ साल पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं, और जो हमारा जो हमारा अफ्रीका वाला इलाका है वहाँ पे भी 200 करोड़ साल पुरानी जो है चट्टानें पाई जाती है। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है, ये चीज़ ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं ये जो दोनों महाद्वीप हैं ये जो है पास्ट में क्या होंगे, मिले हुए होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे और बाद में ये अलग हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये कनेक्टेड ना होते तो फिर दोनों जगह सेम टाइम की जो है चट्टानें नहीं पाई जाती। ठीक है, तो दूसरा प्रमाण अल्फ्रेड वेगनर ने ये दिया। तीसरा प्रमाण दिया टिलाइट का। अब ये टिलाइट क्या होता है? टिलाइट हमारी वे अवसादी चट्टानें होती हैं जो हिमालयी निक्षेपण से बनती हैं। निक्षेपण का मतलब होता है इकट्ठा, यानी बर्फ़ के इकट्ठे होने से ये चट्टानें बनती है जिनको बोला जाता है टिलाइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अलावा अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। अब इस लाइन में हालांकि ये जो लैंग्वेज हार्ड है, लेकिन इसको सिंपल करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो टिलाइट है वो कई जगह पाई जाती है, वो भारत में भी पाई जाती है, वो हमारी अफ्रीका में भी पाई जाती है। फॉकलैंड, मेडागास्कर द्वीप जो है हमारा, अंटार्कटिक है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ सब जगह ये जो है टिलाइट पाई जाती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो महाद्वीप हैं वो कहीं ना कहीं पहले आपस में मिले हुए होंगे, बाद में इनका विभाजन हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। तीसरा जो है ये प्रमाण दिया। चौथा प्रमाण हमारे पास दिया प्लेसर निक्षेप। अब देखिए प्लेसर निक्षेप में क्या लिखा हुआ है, घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति का आश्चर्यजनक तथ्य है। यानी कि जो घाना है, घाना कहाँ पे है, अफ्रीका में, वहाँ पे क्या है, सोने के बड़े निक्षेप हैं। ठीक है, लेकिन उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति है, यानी कि वहाँ पे जिन चट्टानों में सोना पाया जाता है वो चट्टानें घाना में नहीं है, वहाँ पे बस निक्षेप है सोने के। लेकिन सोना युक्त शिलाएँ ब्राज़ील में पाई जाती हैं, यानी कि जहाँ पे जिन चट्टानों में सोना पाया जाता है वो चट्टानें ब्राज़ील में पाई जाती हैं, लेकिन सोने के निक्षेप दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इसका क्या इशारा है कि कहीं ना कहीं उस समय जो है क्या होगा कि जो घाना में मिलने वाला सोने का निक्षेप है वो जो है ब्राज़ील पठार में उस समय निकाले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो ये लाइन आपकी किताब में दे रखी है। तो एक और ये जो प्रमाण है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया कि भाई जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे सोने के निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है उद्गम चट्टानें सोने की पाई नहीं जाती। वो कहाँ पाई जाती है, वो ब्राज़ील में पाई जाती हैं। तो इसका सिंपल सा जो है सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए होंगे। एक और प्रमाण है जीवाश्मों का वितरण। अब देखिए इसमें क्या है भाई, एक हमारा जीवाश्म है लेमूर। लेमूर एक जीव होता है। लेमूर जो है भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, यानी मेडागास्कर में भी पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है और अफ्रीका में भी पाया जाता है। तो एक ही जीव जो है 3 अलग अलग जगहों पे पाया जाता है। तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है, ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि ये जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक रेंगने वाला कीड़ा है मेसोसारस। मेसोसारस एक रेंगने वाला कीड़ा है और इसकी हड्डियां जो हैं, इसकी जो अस्थियां हैं वो केवल दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में ही मिलती हैं। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका और ये जो ब्राज़ील है ये बहुत बार आ रहा है हमारे सामने।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपस में दोनों महाद्वीप कनेक्टेड होंगे, तभी जो है ये इतनी सारी समानताएं इसके अंदर पाई जा रही हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं।